So we will start with a very quick revision of what we have learned in the last session. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन स्टार्ट किया था. तो वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. इसमें हम इस चैप्टर के दो पार्ट्स है, एज यू रिमेंबर. पहला पार्ट है केटीसी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और दूसरा पार्ट है रेडिएशन. तो वी विल फर्स्ट लुक एट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन डिटेल जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए. बेसिक्स मतलब बेसिक गैस लॉ. उसमें हमने इन टोटल 4 लॉज ऑफ गैसेस देखे थे हमने. एंड इफ यू रिमेम्बर, जब आपको गैसेस का इन डिटेल स्टडी करना होता है तो हमारे पास 3 वेरिएबल है. कौन से 3? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी. इन तीनों को हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स भी बोलते हैं. ये आप अगले चैप्टर में वैसे भी सीखोगे, व्हाई दे आर कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. तो अगर हमको किसी भी गैस का स्टडी करना है तो व्हाट डू वी डू इज, हम इन तीनों में से एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को चेंज करेंगे, और तीसरे में कितना चेंज होता है वो देखेंगे. फॉर एग्जांपल, जो पहला ही लॉ था बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, एंड वी हैव चेक्ड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो प्रेशर of a given mass of gas is inversely proportional to volume at constant temperature. So P is inversely proportional to V. इसका मतलब P into V equal to constant, some constant K, right? तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन देता है बॉयल्स लॉ. सिमिलरली second gas law was, क्या था second law? Charles law. Second gas law was Charles law. It tells you volume of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature provided pressure is constant. So volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature. Temperature बढ़ेगा तो volume भी बढ़ेगा, right? Then from here you can write down V by T equal to some constant K. Then we have seen third law. Third law is Gay-Lussac's law. So in case of Gay-Lussac's law, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, हमने टेम्परेचर को चेंज किया, एंड वी मेजर्ड व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर. So pressure of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature provided volume of the gas is kept constant. तो यहाँ से आपको मिलेगा P by T equal to some constant K. Clear? तो ये 3 गैस लॉ थे important. फोर्थ भी है एवोगैड्रोस लॉ, but these 3 are important. तो लॉ नंबर 1, pressure into volume equal to constant. Law number 2, volume by temperature equal to constant. Law number 3, pressure by temperature equal to constant. या फिर pressure is inversely proportional to volume, volume is directly proportional to temperature, pressure is directly proportional to temperature. Good. Then जो fourth law हमने देखा था, that was Avogadro's law. तो Avogadro's law में it is a very simple law. Volume occupied by gas is directly proportional to number of moles of gas. Number of moles बढ़ाना मतलब गैस का क्वांटिटी बढ़ाना, गैस का क्वांटिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट? तो ये 4 लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ. इन चारों लॉ को अगर आप कंबाइन कर लेते हो so what you get is called as ideal gas equation. So today we will start with ideal gas equation. Ideal gas equation. Remember, in physics
दो दो चीजें आप सुनोगे बार बार, आइडियल रियल, आइडियल रियल, आइडियल रियल। अगर आपको याद होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें भी हमने आइडियल फ्लूइड अलग से डिफाइन किया था, रियल फ्लूइड अलग से डिफाइन किया था। आइडियल फ्लूइड क्या था, इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज आइडियल फ्लूइड? द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट। दूसरा, there is no viscosity, no viscosity मतलब there is no friction between two layers। तीसरा, the velocity is always constant मतलब क्या? कौन से टाइप के फ्लो सीखे थे आपने? स्टेडी फ्लो। तो फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड इज ऑलवेज स्टेडी। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ assumptions लेने पड़ते हैं। whenever you start with any topic you have to take some assumptions। why? क्योंकि imagine हमने गैसेस का स्टडी स्टार्ट किया एंड वी हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसा है, गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। तो हमको जब कुछ पता ही नहीं होता है, वी स्टार्ट विद सम assumptions, और उस assumption पे बेस्ड जो इक्वेशन बनता है दैट इज आइडियल इक्वेशन। तो फ्लूइड्स में भी आइडियल हमने लिया था केस, यहाँ पे भी आइडियल केस लेना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन ये बेस्ड होगा ऑन assumptions, और assumptions हम बाद में देखेंगे, बाद में मतलब टुडे इटसेल्फ आफ्टर दिस टॉपिक। तो रिमेंबर, ये जो इक्वेशन हम बनाने वाले हैं अब, इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा ही, वी कैन नॉट से। जैसे इसका केस था फ्लूइड का, फ्लूइड शुड बी फ्रिक्शनलेस, नो विस्कोसिटी, ऐसा होता है क्या? नहीं तो फिर अगर मैं वाटर का ड्रॉप और हनी का ड्रॉप रिलीज करता हूँ तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचते, बट वाटर रीचेस फर्स्ट एंड हनी रीचेस लेटर, क्योंकि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, करेक्ट? तो सिमिलरली यहाँ पे भी समझना, जहां जहां पे आइडियल वर्ड आएगा मतलब ये इक्वेशन इट इज प्योरली बेस्ड ऑन थ्योरी। तो आइडियल गैस इक्वेशन मतलब, फॉर एग्जांपल अभी हमने चार इक्वेशन देखी। एक इक्वेशन था P प्रोपोर्शनल टू 1/V, एक था V प्रोपोर्शनल टू T, एक था P प्रोपोर्शनल टू T, और एक था V प्रोपोर्शनल टू N। ये जो चारों इक्वेशन है, अगर इन चारों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो व्हाट डू आई गेट? सो फ्रॉम प्रीवियस फोर इक्वेशंस, मतलब ये चार इक्वेशन, from previous four equations we get, इन चारों को मैं अगर कंबाइन कर देता हूं तो क्या मिलना चाहिए? नंबर वन, प्रेशर शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1 upon वॉल्यूम, प्रेशर शुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? एंड वॉल्यूम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम को यहाँ लिख सकता हूँ यस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यस। एंड वॉल्यूम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आगे पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी। ये चारों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया हमने। यू सी, पीवी इक्वल टू एनटी मतलब वी को वहां शिफ्ट किया तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस, तो पहला करेक्ट, राइट? तो इसका मतलब मैं एन और टी को कांस्टेंट रखता हूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं पी और एन को कांस्टेंट रखता हूं तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू पी, राइट? पी एन एन कांस्टेंट तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मैं V और N को कांस्टेंट रखता हूं तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू P। अगर मैं P और T को कांस्टेंट रखता हूं तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू F। तो ये चारों के चारों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो व्हाट यू गेट इज PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, राइट? तो जब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट लिखोगे, उसको बोलोगे R, where R is constant of proportionality known as universal gas constant, where R is constant of proportionality known as universal gas constant.
एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था दो ही कांस्टेंट ऐसे है जो यूनिवर्सल है, जी एंड आर, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब ये दो ऐसे कांस्टेंट है जो आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाके मेजर करोगे तो वैल्यू सेम मिलेगा, बाकी सब लोकल कांस्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ये पोल पे मेजर करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये अगर इक्वेटर पे मेजर करोगे तो 9.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और से ऊपर जाओगे तो कम होगा, और से नीचे जाओगे तो कम होगा, राइट। तो ये जो आर है, दिस आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। और एन तो आपको पता ही है, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 is known as ideal gas equation। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो हमने चारों गैस लॉ को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनाया, उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लिखा है आर, और ये इक्वेशन बना पीवी इक्वल टू एनआरटी, दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो थ्योरी पे बेस्ड है, दैट इज नॉट रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन बाद में आएगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसका थ्योरेटिकल असम्पशन क्या है वो हम देखेंगे इन अ व्हाइल। तो जहां जहां पे बोला होगा आइडियल गैस इक्वेशन, वहीं पे ये यूज करना। जहां पे रियल गैस इक्वेशन बोला होगा तो ये अप्लाई नहीं होता है वहां पे नया इक्वेशन आएगा, वो बाद में आएगा। गुड। देन आई होप कि आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। व्हाट इज एन? हाँ, where n is equal to given mass upon molar mass, mass in gram upon molecular weight, right? So where small m is mass in gram upon molar mass, तो बोल रहे हो, it is actually molecular weight, that is same thing more or less, molecular weight. What is molecular weight? For example अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूलर गैस। तो इसमें दो एटम है, हर एक हाइड्रोजन एटम का कितना वेट है? 1। तो हाइड्रोजन गैस का कितना हो गया? 2। अगर मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ तो हीलियम हीलियम इज मोनोएटॉमिक या फिर डायटॉमिक? मोनोएटॉमिक। उसका उस केस में मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखेंगे, उस केस में क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है बेसिकली। व्हाट इज वेट ऑफ 1 हीलियम एटम? 2 की 4। What is the meaning of atomic weight? What is atomic weight? What is the meaning of atomic weight? Weight of a single atom. कैसे फाइंड करते हो weight? Total number of protons and neutrons. तो कितने प्रोटॉन and कितने न्यूट्रॉन? 2 प्रोटॉन and 2 न्यूट्रॉन। तो फिर क्या आएगा? 4 आएगा, राइट। तो दैट इज 4, ये पता होना चाहिए। What about oxygen? 16। ऑक्सीजन कौन सा टाइप का गैस है? एटॉमिक है या फिर मॉलिक्यूलर है? यू इनहेल ऑक्सीजन, तो कौन सा ऑक्सीजन इनहेल करते हो? O2, राइट। तो एक ऑक्सीजन का 8 और दूसरे ऑक्सीजन का 8, तो O2 मतलब 16। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना होगा तो पता होना चाहिए इट इज मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे सबका वेट का एडिशन, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, right? The number of moles can be defined as the ratio of mass in gram to that of molecular weight, or number of molecules of gas to that of Avogadro number, where capital N is number of molecules. Number of molecules and Na is Avogadro number.
एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 023 into 10 raised to 23, करेक्ट। देयरफॉर हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन था पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन स्मॉल एन आई कैन राइट डाउन कैपिटल एन अपॉन एन ए इनटू आरटी, करेक्ट। इफ यू नो ये जो आर अपॉन एन ए है, ये आर अपॉन एन ए को हम बोलते हैं केबी, वेयर केबी के सफिक्स भी है, वेयर के सफिक्स भी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, it is called as Boltzmann constant. So therefore ideal gas equation becomes, ideal gas equation इसका एक अल्टरनेट फॉर्म भी है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे आप, यू विल राइट डाउन पीवी इक्वल टू एन अलग कर दो, आर अपॉन एन इज केवी, तो एन केवी टी, ये आ गया आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन का सेकंड फॉर्म। तो आइडियल गैस इक्वेशन का पहला फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा फॉर्म है इक्वेशन नंबर 2। गुड, क्लियर। जस्ट अ क्विक रिकैप, हमारे पास 4 गैस लॉ थे, चारों को कंबाइन कर दिया तो एक नया इक्वेशन बन गया। 4 लॉ कौन से थे, P इंटू वी कॉन्स्टेंट, तो N और T कांस्टेंट हुआ तो P इंटू वी विल बी कांस्टेंट, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ। अगर मैं P और N कांस्टेंट रखता हूं तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। अगर मैं V और N कांस्टेंट रखता हूं तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, जेलोजाइट्स लॉ। अगर मैं P और T कांस्टेंट रखता हूं तो V इज प्रोपोर्शनल टू N, एवोगैड्रो लॉ। तो मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट कैपिटल R इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आती है 25/3, 8.31। इसकी वैल्यू आती है SI यूनिट्स में 8.31, या तो मैं 25/3 याद रखना, 25/3 ज्यादा काम का है क्योंकि जब कैलकुलेशन करोगे तो सिंपल जाएगा। गुड, देन ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इट इज गिवन बाय n अपॉन NaRT। ये जो R अपॉन Na है दिस इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो KBT। सम बुक्स विल नॉट राइट डाउन B हियर, वो भी लिखते नहीं है तो सिर्फ K लिख देते हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। PV इक्वल टू NKT में ये जो K है ये कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गुड, ओके। तो अगर इतना क्लियर है तो बिफोर वी गो अहेड विथ the most important and the most lengthy derivation of this book, पूरे बुक में आपके 12वीं के पूरे बुक में एक सबसे बड़ा डेरिवेशन है, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। हमारे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है और गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, बिकॉज जब आप एक कंटेनर लेते हो, इस कंटेनर में आप जब गैस को एनक्लोज करोगे तो यू हैव अ कंटेनर, लेट अस से वी हैव अ कंटेनर इन द शेप ऑफ अ क्यूब। हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, इस क्यूबिकल कंटेनर में वी हैव गैस मॉलिक्यूल्स, large number of gas molecules, and you know this gas molecules are in a state of random motion। random motion मतलब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं they are receiving heat from the surrounding, और because of the heat from the surrounding उनके पास एनर्जी आएगा, कहाँ से आएगा, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से हीट जो है गैस एब्जॉर्ब कर रहा है और ये जो मॉलिक्यूल्स है they are moving randomly। So when they move randomly they collide with the walls of container, and whenever there is collision there is force, and force per unit area is pressure। तो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसका इक्वेशन डिराइव करना है हमको, लेकिन उससे पहले हमको कुछ बेसिक असम्पशंस पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 टाइप के असम्पशंस होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। नंबर 1, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल का शेप क्या है, अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होगा, सेम गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या सेम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर टू इज मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम कोई भी डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी में अगर कोई भी डेरिवेशन करना है
काइनेटिक थ्योरी में भी और अगले चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में भी, whatever you want to derive, it will be based on certain assumptions. तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, because I told you, जब हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो we will always start with certain assumption. assume करके चलना पड़ता है कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर थ्योरी डेवलप होगा, फिर हम उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे कि इज इट ट्रू और नॉट. अगर ट्रू है तो गुड, नहीं है तो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके आइडियल गैस से आ जाओगे रियल गैस में. So we will first start with what are the basic assumptions of kinetic theory of gases. So assumptions of kinetic theory of gases. इसमें दो टाइप के assumptions है. नंबर वन इज नेचर. नंबर ए बोल देता हूँ, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इसमें पहला, तो पहला ही assumption, any gas consists of large number of tiny particles known as molecules. तो मैं अगर even if I take very small quantity of gas, suppose मैंने half a kilogram gas ले लिया, 1 kilogram gas ले लिया, तो it will consist of large number of such tiny particles. जो मैंने green color के dots दिखाए हैं, तो any gas, a gas consists of large number. यहाँ पे नंबर इतना बड़ा है, and if you see कितना बड़ा है नंबर, 10⁻23. So we are dealing here with, this is also important. जो होता क्या है ना, जब हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, तब तक हम लोग इंडिविजुअल हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं. लेकिन मेरे पास 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो वी कैन नॉट मेजर वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंडिविजुअली. तो स्टार्ट यहाँ से होगा कि जब पहला ही अजम्पशन कि हम जब गैस की बात करेंगे तो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि हियर ऑनवर्ड्स जब भी वेलोसिटी की बात होगी तो वो एवरेज वेलोसिटी की बात होगी, क्योंकि हम इंडिविजुअली हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मेजर कर ही नहीं सकते. यू हैव 10⁻23, ये तो मिनिमम नंबर है, राइट. तो पहला अजम्पशन, a gas consists of large number, actually very large number of tiny particles known as molecules. अब molecules ही क्यों? क्योंकि most of the gases are in molecular form. हीलियम, आर्गन या फिर इनर्ट गैसेस को छोड़ दोगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, इथेन, ये सारे के सारे कौन है? मॉलिक्यूलर गैसेस है. तो अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स. तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे. नंबर 2, अब बिफोर आई डिलीट दिस, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो है, लेकिन हर एक पार्टिकल का मतलब हर एक मॉलिक्यूल का शेप क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है. अभी हमको पता है, बिकॉज नाउ यू नो, एंड आई होप आपको पता है, यू नो, डेफिनेटली नो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. यू नो, you have gas which is rigid diatomic gas. पता है what is rigid diatomic gas? What is rigid diatomic gas? What do you mean by diatomic? जिसमें दो आइटम होते हैं. What do you mean by rigid? जिसका bond length फिक्स होता है. So the distance between two atoms of the molecule will not change. हमको ये भी पता है हमारे पास नॉन रिजिड डायटोमिक गैस है. नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मतलब इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है इट कैन चेंज. ये स्प्रिंग जैसा होता है बेसिकली, इट कैन चेंज. फिर हमको ये भी पता है, यू नो व्हाट इज द शेप ऑफ H2O? व्हाट इज H2? H2 और एक O.
तो यहाँ पे शेप इट इज नॉन लीनियर, राइट? देन यू शुड आल्सो नो मीथेन CH4 का शेप क्या? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल सुना है? टेट्राहेड्रल सुना है ये वर्ड? यस। तो अब हमको पता है कि अलग अलग गैस मॉलिक्यूल का अलग अलग शेप है, बट इमेजिन इमेजिन अ टाइम 300-400 साल पहले, मे बी इवन बिफोर दैट, जब हमको गैस का जीरो नॉलेज था, पता ही नहीं था कि गैस है क्या, गैस मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है, तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, दैट इज व्हाई वी से अजम्पशंस। अजम्पशन मतलब ये हम मान के चलते हैं ऐसा होगा ही, वी कैन नॉट से। तो जो दूसरा अजम्पशन है दैट इज रिलेटेड टू शेप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो जो दूसरा अजम्पशन है, इट टेल्स यू all the molecules of gas, all the molecules of gas are rigid spheres, right? थोड़ा सा नोट्स में वर्ड हियर एंड देयर होगा, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे the molecules are rigid sphere of very small diameter, एक ही बात है। तो all the molecules of gas are rigid spheres of very small diameter। मतलब जब हमने एक थ्योरी डेवलप किया तो हम ऐसा मान के चल रहे थे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका शेप क्या है, स्फेरिकल। तब टेट्राहेड्रल पता नहीं था, तब ट्रायंगुलर पता नहीं था, तब कुछ पता नहीं था। तब हम मान के चलते थे कि सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स उनका शेप क्या है, स्फेरिकल। एंड दिस स्फीयर्स आर रिजिड, रिजिड मतलब शेप चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिमेंबर दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो जब मूव होंगे तो कोलिजन होगा, किसके साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी, राइट? तो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, इट इज जस्ट लाइक आप सबके आंखों पे पट्टी बांध दी और आपको बोला यहाँ पे घूमो, क्या होगा? यू विल कोलाइड विथ वॉल, यू विल कोलाइड विथ ईच अदर, राइट? तो जब कोलिजन होगा तो शेप चेंज नहीं होना चाहिए, ये सेकंड असम्पशन है। तो सेकंड असम्पशन, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्फीयर्स, लेकिन कौन से स्फीयर्स, रिजिड। रिजिड मतलब जिसका शेप चेंज नहीं होगा, ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर। नंबर 3, देखो और एक चीज आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स में कहीं तो एकदम ही थ्योरी आ जाता है और कहीं कहीं पे डेरिवेशंस है। डेरिवेशन दे आर नॉट वेरी हार्ड टू रिमेम्बर, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, लेकिन थ्योरी में मे बी समटाइम्स यू डोंट रिमेम्बर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली। मेक अ लिंक। पहले हमने बोला कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल, फिर हमने मॉलिक्यूल का शेप बता दिया, और हम ये भी बोल रहे हैं कि दिस मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली मूविंग रैंडमली। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो अपार में आएगा। देन if molecules of gas are rigid spheres of very small diameter, तो अगला क्वेश्चन ये आता है, अगर मेरे पास दो टाइप के गैसेस है, सपोज हाइड्रोजन एंड सपोज ऑक्सीजन, तो फिर हाइड्रोजन गैस के मैं जितने भी मॉलिक्यूल लेता हूँ वो सारे के सारे सेम होंगे। तो इफ आई हैव हाइड्रोजन gas molecule, all the molecules of the same gas, all the molecules of the same gas will be identical, identical मतलब similar, they will be identical in shape, in size and in mass। तो हाइड्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके सबका शेप, सबके सबका साइज और सबके सबका मास सेम होगा। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस, all the molecules of a given gas are identical, in shape, size and mass। यहाँ तक क्लियर? Gas consists of molecules, molecules are rigid spheres
all the molecules of a given gas are identical in shape, size and mass. तो अलग अलग गैस का साइज, शेप और मास अलग अलग हो सकता है, राइट। सेम गैस के मॉलिक्यूल्स का मास, साइज और शेप क्या होगा, सेम। देन फोर्थ अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हमने अभी एक कंटेनर ड्रॉ किया था, उस कंटेनर में हमने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स बताए थे, मतलब एक क्वांटिटी ऑफ गैस दिखाया था इसमें। तो वी हैव ड्रॉन अ कंटेनर एंड वी हैव शोन, अब समझ लेना ये क्यूब है, आई नो डजंट लुक लाइक अ क्यूब बट एनीवेज यहाँ पे एक क्वांटिटी ऑफ गैस है, राइट। इफ आई से, मान लेते हैं ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम है v। सपोज ये कंटेनर 2 लीटर का है, यू नो लीटर इज वॉल्यूम, पता है ना। हाउ मच इज 1 लीटर इन मीटर क्यूब, हाउ मच इज 1 लीटर, हाउ मच इज 1 लीटर इन मीटर क्यूब, 10⁻³ how much is 1 liter in centimeter cube, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पता होना चाहिए आपको 1 लीटर वॉल्यूम is equal to 10⁻³ मीटर क्यूब और it is equal to 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक कंटेनर था जिसका वॉल्यूम है, यू कैन टेक एनी, यू कैन से 1 लीटर आप बोल सकते हो, 1 मीटर क्यूब आप बोल सकते हो, 10 मीटर क्यूब, वट एवर इट इज, सम वॉल्यूम। तो सम वॉल्यूम लेट अस से 5 मीटर क्यूब, इसमें मैंने गैस भर दिया। So now the question is, what is the volume occupied by the gas? कितना? What is the volume occupied by the gas? 5 meter cube. But do you see, किसी भी दो गैस मॉलिक्यूल्स में there is empty space, right? तो हम जनरली क्या करते हैं, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हम गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, राइट। बट इनिशियली टू स्टार्ट ऑफ विद assumptions में ये आपको बताना पड़ेगा actual volume occupied by the gas is less than the volume of the container। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है इट इज फार लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में देयर इज एम्प्टी स्पेस, right? So there is empty space between molecules of gas. So actual volume occupied by the gas is less, is actually very less compared to volume of the container, volume of the container consisting the gas। तो जिस कंटेनर में गैस है उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस के रियल वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, मतलब गैस का रियल वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत कम है। तो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी स्मॉल compared to the volume of the container consisting the gas। तो ये 4 assumptions है which are based on nature of gas molecules। Number 1, a gas consists of large number of particles called as molecules। Number 2, all the molecules of gas are rigid spheres of very small diameter। Number 3, all the molecules of a given gas for the same gas are identical in shape, size and mass। Number 4, actual volume occupied by the gas is less, is very small, ये ज्यादा बेटर है, it's very small compared to volume of the container consisting the gas। जिस कंटेनर में आपने गैस को रखा है उस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस का एक्चुअल वॉल्यूम इज वेरी लेस। ये हो गया पहला कैटेगरी ऑफ अजम्पशन। मैंने बताया था 2 कैटेगरी है, एक है नेचर, दूसरा है मोशन से रिलेटेड।
तो दूसरा है रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, या तो आप बोल सकते हो जस्ट मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसमें पहला असम्पशन, all the molecules of gas are in a continuous state of random motion. What do you mean by continuous state of random motion? मैंने अभी भी एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी एंड आई टोल्ड यू टू रन, तो दो चीजें होगी। एक तो ऑल ऑफ यू, अज्यूमिंग कि आप सब गैस मॉलिक्यूल्स हो, ऑल ऑफ यू आर रनिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। नंबर टू, ऑल ऑफ यू आर रनिंग विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। किसी का वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, किसी का वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किसी का 500 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किसी का 222.22 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, that is they are moving in all possible direction with all possible velocities. All the gas molecules are in a state of random motion, that is they are moving in all possible directions with all possible velocities. और इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर केओस। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर केओस। आई होप आपको पता है केओस का मतलब क्या है, पता है? अगर मैं 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर गया, जो आप करोगे उसको बोलते हैं केओस। क्या करोगे? बड़बड़ 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 और गड़बड़, दैट इज कॉल्ड एज केओस। इसलिए बोल रहे ना टीचर, डू नॉट क्रिएट केओस। तो व्हाट डू यू मीन बाय केओस? ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, they are basically not following any order, they are just moving here and there randomly, colliding with each other and colliding with the walls of container. This state is called as molecular chaos, right? But इसका मतलब there is no particular order basically, तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, इन शॉर्ट, करेक्ट? देन अगर ऐसा है, if there is molecular chaos, so because all the molecules are moving randomly in all possible directions with all possible velocities, so definitely these molecules will collide with each other and also with the wall of container. So these molecules collide with each other and with the walls of container, अब ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? 11th स्टैंडर्ड में बताया था मैंने, तभी ये भी बताया था। आई स्टिल रिमेम्बर दोज वर्ड्स जो 11 में थे। मैंने आपको बताया था कि 12th में आप गैसेस का स्टडी करोगे, उसमें ये वर्ड वापस से आएगा, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो these molecules collide with each other and with the walls of container। तो हो क्या रहा है? कोलिजन हो रहा है, किसका? गैस मॉलिक्यूल का। किसके साथ? कंटेनर के वॉल के साथ या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो these collisions are perfectly elastic, these collisions
are perfectly elastic. अब perfectly elastic होने का मतलब ये that is there is no loss of kinetic energy, no loss of kinetic energy. इसका मतलब अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब हम प्रेशर का डेरिवेशन करेंगे और दैट इज द रीजन हमको प्रेशर का जब डेरिवेशन करना है तो इसमें के लगभग सारे ही असम्पशन वहां पे यूज करने। तो व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास जो कंटेनर था उस कंटेनर में जो गैस था वो गैस है मॉलिक्यूलर केओस में, मतलब chaotic सिचुएशन है। chaotic सिचुएशन मतलब molecules are moving randomly, and when they are moving randomly here and there, so what are the different possibilities that you may have? तो possibilities ये है कि एक तो वो आपस में ही कोलाइड हो जाएंगे या फिर they will collide with the walls of container. तो when one molecule is colliding with another molecule, होगा क्या, होगा ऐसा कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। रिमेंबर, इलास्टिक कोलिजन का मतलब देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आगे जाके बोलोगे पहले तो आपने बोला इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, फिर आप बोल रहे हो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो गया दूसरे का बढ़ गया। यस, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो जब आप बोलते हो दीज कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब एक मॉलिक्यूल कोलिजन के बाद अपना एनर्जी दूसरे को दे सकता है। यस, मेरे पास अगर इस कंटेनर में इमेजिन 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना काइनेटिक एनर्जी है। तो जब कोलिजन हुआ एक मॉलिक्यूल ने अपना एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा एनर्जी है किसमें, इस कंटेनर में। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेगा तब ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। तो when one molecule collides with another molecule, that molecule may or may not, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, may or may not transfer its kinetic energy। और kinetic energy transfer का मतलब velocity का ट्रांसफर, क्योंकि kinetic energy डिपेंड किस पे करता है, मास और वेलोसिटी पे। मास तो ट्रांसफर होता नहीं है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जाके कोलाइड कर दिया, मास तो ट्रांसफर होगा नहीं, तो क्या ट्रांसफर होगा, वेलोसिटी। तो one molecule may transfer its velocity to another, मतलब one molecule is transferring its kinetic energy to another, right? But total kinetic energy of all the molecules will still remain same, right? But when a molecule collides with wall of container, there is absolutely no transfer of velocity or kinetic energy. Important point है ये, बहुत important है, नहीं तो आगे का derivation समझ में नहीं आएगा। तो remember this. फॉर एग्जाम्पल सपोज इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स है, सपोज हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है 2 जूल, तो टोटल कितना, 2000। यू हैव 1000 मॉलिक्यूल्स एंड ईच ऑफ देम हैज 2 जूल एनर्जी, तो टोटल कितना, 2000। अब ऐसा हो सकता है एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कोलाइड हो गया, इसने अपना हाफ एनर्जी, हाफ कितना हो गया, 2 का हाफ कितना है 1, इसने अपना हाफ एनर्जी दूसरे को दे दिया, मतलब 1 जूल ट्रांसफर कर दिया। तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास कितना आ गया अभी, 2 + 1 3, करेक्ट। इसका रह गया 1, इसका हो गया 3, करेक्ट। लेकिन टोटल एनर्जी तो कंटेनर में अभी भी कितना है, 2000 जूल, राइट, करेक्ट। बट रिमेंबर ना हो, ये जो 3 जूल का मॉलिक्यूल था इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये जाके वॉल के साथ कोलाइड हो गया। तो नाउ this collision should be perfectly elastic. Whenever molecule is colliding with the wall of container, there should not be any transfer of energy. तो ये important point है, you need to remember this. इसको याद रखना, okay? तो will you remember this? सबसे पहला लिंक बनाते जाओ, क्या होगा, all the gas molecules are in a state of random motion, मतलब they are moving here and there in all possible direction with all possible velocity। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर केओस। अगर केओस है
chaos है तो क्या होगा, they will collide with each other or with the wall of container. अगर collision है तो there is a possibility of transfer of energy, लेकिन नहीं होगा. तो these collisions are perfectly elastic, मतलब molecule to molecule energy transfer है, लेकिन सिस्टम का, पूरे सिस्टम का एनर्जी इज कांस्टेंट. इज दिस क्लियर? देन द लास्ट पॉइंट हियर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और दो पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग इसमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन मेरे पास ये गैस है, यहाँ पे गैस का एक मॉलिक्यूल है. मैं जानबूझ के डिफरेंट कलर दिखा रहा हूँ. आई एम जस्ट शोइंग डिफरेंट कलर फॉर सम रीजन. ये एक गैस मॉलिक्यूल है, इसका ये पहला कोलिजन हुआ. पहला कोलिजन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, फिर दूसरे कोलिजन के बाद वापस डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर तीसरा कोलिजन हुआ, तीसरे के बाद डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर फोर्थ कोलिजन हुआ. तो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस always travels in a straight line with constant velocity between two successive collision. मतलब पहले मान लो इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन के बाद हो गया 12 मीटर पर सेकेंड. तो जब तक अगला कोलिजन होता नहीं तब तक इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगा, स्ट्रेट. तो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस travels with uniform velocity between two successive collisions, and the distance traveled by the molecule between two successive collisions is called as free path. क्या बोलते हैं इसको, free path. What do you mean by free path? दो molecules, you have two molecules, एक molecule आया, पहला collision किया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर दूसरा कोलिजन हुआ. So the distance traveled by a molecule between two successive collision is called as free path. इसको free path क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा पाथ है जिसमें molecule is not undergoing any collision, right? तो याद रखना, ये जो free path है ये बहुत काम में आएगा. इसके 5-6 इक्वेशन भी लगने वाले हैं हमको, तो उस पर क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान होना चाहिए. देन अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अभी पता है मैंने क्या कहा. A molecule travels along a straight line with uniform velocity between two successive collisions. Any molecule travels along a straight line with uniform velocity. Uniform मतलब क्या, constant. With uniform velocity between two successive collisions. ये जो डिस्टेंस है, the distance traveled by a molecule between two successive collisions is known as free path. Two successive collisions is known as free path. इसको आप आपके रियल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो. जस्ट टू रिमेम्बर राइट, एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में आपके पास फ्री टाइम है, उसमें आप एक क्लास से दूसरे क्लास जाओगे. आइडियली यू शुड बी गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन रास्ते सीधे सीधे तो होते नहीं है, राइट. तो दैट टाइम in which you will just keep moving along a straight line, that will be called as free time, and the path will be called as free path. So same यहाँ पे free, क्योंकि molecule is free, molecule is not interacting with another molecule. दो collision के बीच में एक molecule दूसरे molecule के साथ interact नहीं कर रहा है. interact नहीं करना मतलब collision नहीं कर रहा है. that is why it is called as free path. Then last point, think. हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे,
एक दूसरा मॉलिक्यूल था जो कोलिजन करेगा, तो टाइम ऑफ कोलिजन विल बी वेरी स्मॉल compared to the time a molecule takes to cover free path. फ्री पाथ कवर करने का जो टाइम है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू टाइम ऑफ कोलिजन। मतलब ये पार्टिकल आया, जस्ट फ्यू माइक्रोसेकेंड कोलिजन हुआ, खत्म, देन इट कीप्स ऑन ट्रैवलिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, फ्री पाथ। सो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to cover free path is very large compared to the time of collision. The time taken by the particle or by the molecule to cover free path is very large, compared to the time of collision. So collision will last for very small time, maybe few microseconds, 10⁻⁶ सेकेंड। कोलिजन हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, उसके बाद पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव होता रहेगा अगले कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर वापस उसका एक कोलिजन होगा, वापस से माइक्रो सेकेंड, क्योंकि कोलिजन जब होता है तो इट इज वेरी शॉर्ट, राइट, दो पार्टिकल्स का कोलिजन। एंड आपको तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली, बहुत जगह पे रियल लाइफ में हमने देखा है, एटलीस्ट दिस साइड, लड़कों के साइड तो पता होना चाहिए। मार्बल से खेला है कभी? खेला है ना? तो जब आप एक मार्बल मार के फेंकते हो, दैट इज अ फ्री पाथ, तो मे भी 4 सेकेंड लग गए दूसरे मार्बल तक जाते जाते, फिर हुआ कोलिजन, एंड कोलिजन विल लास्ट फॉर वेरी माइन्यूट टाइम, करेक्ट? So the distance traveled between two collision was free path, and the time taken for free path is very large compared to the time of collision. तो ये सब रियल लाइफ से ही आ रहा है, थोड़ा सा कनेक्ट करते चलना पड़ेगा। तो ये जो हमने टोटल 9 assumptions देखे, एक्चुअली 8 है, मैंने एक को 2 में स्प्लिट कर दिया। 4 थे नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में, और 4 थे रैंडम मोशन में। ये पूरे के पूरे 8 का नॉलेज लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। तो पहले 4 तो हमने डिटेल में देखे, अगले 4 भी पता होने चाहिए। मॉलिक्यूलर chaos, all the molecules are moving in a state of random motion with all possible velocities in all possible direction, hence they collide with each other and also with the wall of container. Such collisions are perfectly elastic, meaning to say there is no loss of kinetic energy. A molecule travels along a straight line between two successive collisions, and this path is called as free path. The time for free path, the time taken by molecule to cover free path is very large compared to the time of collision. अगर अब इतना पता है तो now we can start with mean free path. What is the meaning of mean free path? पहले वो भी समझ लेते हैं। What do you mean by mean? What is the meaning of mean? हाँ, एवरेज। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होगा फिर? एवरेज मतलब हो क्या रहा है? इमेजिन मेरे पास एक गैस है, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो एक मॉलिक्यूल आया जिसका यहाँ पे पहला कोलिजन हुआ। पहला कोलिजन होने के बाद उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेट अस से λ1। तो यहाँ पे लैम्बडा इज फॉर वेवलेंथ नहीं, इट इज फॉर फ्री पाथ। अब नॉट नेसेसरली ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि दूसरे कोलिजन और तीसरे कोलिजन के बीच में, यहाँ पहला कोलिजन हुआ, ये दूसरा कोलिजन है, ये तीसरा कोलिजन है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड कोलिजन में वापस से λ1 की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मे और मे नॉट। तो हो सकता है इट ट्रेवल सम डिस्टेंस λ2। फिर तीसरे और चौथे कोलिजन में इट ट्रेवल सम अदर डिस्टेंस, लेट अस से λ3। फिर
नेक्स्ट कोलिजन में इट मे ट्रेवल सम अदर डिस्टेंस, मे बी लैम्डा 4, राइट, गुड. देन सिमिलरली इट मे ट्रेवल सम अदर डिस्टेंस, मे बी लैम्डा 5, राइट. तो ये जो फ्री पाथ थे, इन सारे फ्री पाथ का जो एवरेज होगा उसको बोलोगे मीन फ्री पाथ. तो you need to remember this. How do you find out mean values? कैसे फाइंड करता हूँ मीन वैल्यू? एडिशन सबका लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, जितने कोलिजन होंगे उतने अपॉन n. तो इसको बोल दोगे मीन फ्री पाथ. करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? So due to random motion of gas molecules, a molecule is moving randomly and a molecule is moving along a straight line between two successive collisions. The distance traveled by a molecule between two successive collisions is called as free path. Then lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6, lambda n. These are the free path of a molecule between successive collisions. Then the mean of all the free paths is called as mean free path and is given by lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 up to lambda n divided by n. तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है. तो ड्यू टू रैंडम मोशन, और याद रखना अभी तक हम एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल की बात ही नहीं की. हमारे पास 10⁻23 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है. हम फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इतने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनने वाले हैं, तो फिर जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एक साथ बात करोगे तो यू कैन इमेजिन कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस विल बी. So due to random motion, molecule of a gas undergoes collisions. The distance traveled, अभी डिफाइन किया था. The distance traveled, किसने ट्रेवल किया डिस्टेंस? किसने? By a molecule between successive collision, between two successive collisions is known as free path. Between two successive collisions is known as free path. Known as free path. Let lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n be the free paths of a given molecule. क्योंकि मैंने अभी बताया हम अभी सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. So let lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n be the free path of a given molecule between successive collisions. Then the average of all these free paths is known as mean free path. अब ये मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट लाया क्यों? एज आई टोल्ड यू, ये सिचुएशन इतना chaotic है कि आप बता ही नहीं सकते कि मॉलिक्यूल ने दो कोलिजन के बीच में एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, वहां पे कौन से वैल्यू फाइंड करते हो? एवरेजेस. ये तो 11th के चैप्टर 1 से कर रहे हैं हम लोग. जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग? एवरेजेस, राइट. तो देयरफॉर lambda equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda n upon n. तो ये आ गया हमारे पास मीन फ्री पाथ. यहाँ तक क्लियर? आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट? राइट.
तो ओवरऑल आज हमने सिर्फ बेसिक, बोलते हैं ना बेस बनाना, बेसिक ब्लॉक, हमने आज फाउंडेशन रेडी किया है। कल से नेक्स्ट लेक्चर से हमको डेरिवेशंस करने हैं, तो जब हम डिराइव करेंगे तो ये सारे आइडिया क्लियर होने चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन, मीन फ्री पाथ, time between two collisions, nature of gas molecules, rigid sphere, all the molecules of a given gas have same size, shape and mass. गुड। तो ये सारा रिवाइज करके आओ, तो कल से हमको डेरिवेशन स्टार्ट करने हैं, और वो डेरिवेशन इज वेरी वेरी लेंदी। तो कहाँ पे कौन सा टर्म कहाँ से आया, अगर ये 8 या 9 आपको असम्पशन नहीं पता होंगे तो वो डेरिवेशन होगा नहीं, और आपको लिंक नहीं लगेगा। ये टर्म कहाँ से आया, ये लैम्बडा क्या है तो पता होना चाहिए। क्या है ये लैम्बडा 1 क्या है, फ्री पाथ। लैम्बडा क्या है, मीन फ्री पाथ। लैम्बडा 2 क्या है, फ्री पाथ बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कोलिजन। लैम्बडा 3 क्या है, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कोलिजन। So that's it for today.